नमस्कार। सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर का और हमने इस चैप्टर के 4 पार्ट का अध्ययन कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट 5 में हम अध्ययन करेंगे द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। देखो, हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो में विलेयता का अध्ययन किया था। ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, उनको प्रभावित करने वाले कारक। बाद में हमने अध्ययन किया था गैसों की द्रव्यों में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें हेनरी का नियम हमने देखा, हेनरी के नियम की सीमाएं देखी, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग देखे। इन सब बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था और उसी कड़ी में लगातार आज के इस वीडियो में हमारा जो बिंदु है वो है द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब। यानी हम अध्ययन करेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन कैसे होता है, अवनमन का कारण क्या है और राउल्ट का नियम। इन सब बातों का अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करने वाले हैं, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्प दाब की, कि वाष्प दाब क्या होता है और इसको कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। देखो, इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो, मैं 2 पात्र ले रहा हूं, 2 पात्र, एक पात्र खुला है और एक पात्र बंद है। दोनों पात्रों में मैं कोई वाष्पशील द्रव्य ले रहा हूं। ये लो, ये कोई वाष्पशील द्रव्य है। इसमें भी क्या है? कोई वाष्पशील द्रव्य है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव्य विलायक भरा हुआ है। अब देखो क्या होगा, ये जो वाष्पशील द्रव्य के अणु हैं ये ऊर्जा पाकर वाष्प में बदलना शुरू होंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि द्रव्य के अणु ऊर्जा पाकर वाष्प में चेंज होने लगते हैं और ये जो वाष्प बनती है, वाष्प, ये अपन कह सकते हैं वाष्प के अणु, ये वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि द्रव्य के अणु वाष्प में चेंज होने लगते हैं और ये जो वाष्प है ये वायुमंडल में चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा पात्र खुला है, वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ पे अपन ऐसे कह सकते हैं कि द्रव्य का क्या हो रहा है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। अब देखो, ये पात्र बंद है, इसका मतलब वाष्प तो यहां पर भी बनेगी, वाष्प तो यहां पर भी बनेगी, लेकिन अब ये वाष्प वायुमंडल में नहीं जाएगी, ये इस पात्र में समान रूप से फैल जाएगी। ये लो, यानी अपन कह सकते हैं कि द्रव्य के अणु ऊर्जा पाकर वाष्प में चेंज हो गए और ये पात्र बंद है। इसका मतलब वाष्प के अणु इस पात्र में समान रूप से फैल गए। ये पात्र की दीवार है और ये पात्र की दीवार है और इधर भी पात्र की दीवार है। इधर क्या है? द्रव्य की सतह। अब देखो, ये जो वाष्प के अणु हैं ये आपस में मिलकर पुनः द्रव्य में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रारंभ में द्रव्य का क्या हो रहा था? वाष्पीकरण। यानी अपन कह सकते हैं कि द्रव्य का वाष्पीकरण हुआ, यानी द्रव्य वाष्प अवस्था में आ गया, वाष्प इस पात्र में समान रूप से फैल गई। अब ये वाष्प के अणु मिलकर पुनः द्रव्य अवस्था में आने लगते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि द्रव्य वाष्प अवस्था में आया, यानी वाष्पीकरण हुआ, और फिर वाष्प पुनः किस में आ रही है? द्रव्य अवस्था में, यानी संघनन भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे वाष्पीकरण और संघनन दोनों हो रहे हैं। अब देखो, प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में अपन कह सकते हैं कि वाष्पीकरण की दर तो ज़्यादा थी और संघनन की दर कम थी। फिर धीरे धीरे क्या होगा? वाष्पीकरण तो कम होगा और संघनन बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी
कि वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर क्या हो जाएगी, बराबर। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे साम्य अवस्था। क्या बोलेंगे, साम्य अवस्था। यानी वाष्पीकरण की दर और संघनन की दर दोनों क्या हो गई, बराबर। अब देखो इस साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा इस द्रव की सतह पर एक दाब लगाया जाता है, क्योंकि हमें पता है वाष्प जो होती है वो समान रूप से पात्र की दीवारों पर दाब लगाती है। तो इधर पात्र की दीवार है, इधर पात्र की दीवार है, इधर पात्र की दीवार है, और ये है द्रव की सतह। तो हम क्या कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी अगर हम वाष्प दाब की परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। एक बार वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब ही द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, और हमने इसको डायग्राम से देख लिया। अब देखो ये तो हो गया वाष्प दाब। अब अपन लेते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। देखो अवनमन का मतलब होती है कमी, यानी वाष्प दाब में कमी किसे कहते हैं, कमी कैसे होती है, देखो हम इसी डायग्राम से समझते हैं। देखो देखो इसमें पहले क्या भरा हुआ है, शुद्ध द्रव्य विलायक, यानी केवल सारे अणु किसके हैं, द्रव्य विलायक के। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसमें द्रव्य की सतह पर केवल विलायक के अणु ही हैं या विलायक के कण ही हैं, ठीक है ना। अब मैं इसमें बाहर से क्या मिला दूं, कोई अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें ये मैंने कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो अब क्या बन गया, ये बन गया विलयन। भाई पहले शुद्ध विलायक था, हमने क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील विलय, यानी अब ये विलयन बन गया। और हम कह सकते हैं कि इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध द्रव्य विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसे हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। यानी अगर हम परिभाषा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, शुद्ध द्रव्य विलायक में, शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर बनने वाले विलयन का वाष्प दाब, बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध
द्रव्य विलायक के शुद्ध द्रव्य विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, वाष्प दाब से कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, अवनमन कहते हैं। देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन बराबर क्या कह सकते हैं, P नोट A माइनस P। अब देखो वाष्प दाब में अवनमन बराबर P नोट A माइनस P। देखो P नोट A तो क्या है, शुद्ध द्रव्य विलायक का वाष्प दाब, और P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। यानी अपन कह सकते हैं कि P नोट A बराबर शुद्ध द्रव्य विलायक का वाष्प दाब, और P क्या है, P बराबर अपन कह सकते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। देखो हमने शुद्ध द्रव्य विलायक में क्या मिलाया, अवाष्पशील विलय, और क्या बना, विलयन, और विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव्य विलायक के वाष्प दाब से क्या हो गया, कम। तो P नोट A माइनस P, P नोट A क्या है, शुद्ध द्रव्य विलायक का वाष्प दाब, P क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में अवनमन बराबर हम लिख सकते हैं P नोट A माइनस P। तो हमने वाष्प दाब देख लिया, वाष्प दाब में अवनमन देख लिया। अब देखो ये अवनमन क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, तो वो कारण अपन और देखते हैं। देखो कि वाष्प दाब में अवनमन किस वजह से हुआ, यानी बनने वाला जो विलयन है उसका वाष्प दाब शुद्ध द्रव्य विलायक के वाष्प दाब से कम क्यों हुआ। तो अब हम देखते हैं वाष्प दाब में अवनमन का कारण, देखते हैं। यानी अब हम देखेंगे वाष्प दाब में अवनमन का कारण, यानी अब हमारी हेडिंग रहेगी वाष्प दाब में अवनमन का कारण। देखो समझो आप, मैं दो डायग्राम ले रहा हूं, दो पात्र लिए मैंने अलग अलग। एक पात्र में मैंने शुद्ध द्रव्य विलायक भरा है, यानी इसमें मैंने क्या भरा है, शुद्ध द्रव्य विलायक, शुद्ध द्रव्य विलायक इसमें, और इसमें मैंने देखो ये तो शुद्ध द्रव्य विलायक है, शुद्ध द्रव्य विलायक, यानी ये तो क्या है, शुद्ध द्रव्य विलायक, और इसमें मैंने मिला दिया अवाष्पशील विलय पदार्थ। क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय पदार्थ, यानी मैं कह सकता हूँ अवाष्पशील विलय पदार्थ, विलय पदार्थ। अब देखो पहले इसकी बात करते हैं। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, शुद्ध द्रव्य विलायक, यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो द्रव्य की सतह है
द्रव की सतह, यहाँ पर केवल और केवल इस द्रव विलायक के अणु ही हैं। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव विलायक में द्रव की सतह पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या ज़्यादा होती है। अब वाष्पित होने वाले कणों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब वाष्प ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी बात करते हैं। इसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय पदार्थ, और क्या बन गया, विलयन। यानी ये सतह किसकी है, अब ये सतह विलयन की है। और अपन कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने पर बनने वाले विलयन की सतह पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या घटे जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर अवाष्पशील विलय के कण भी आ गए। भाई पहले तो सारे के सारे कण किसके थे, शुद्ध द्रव विलायक के थे, लेकिन अब कुछ कण किसके आ गए, अवाष्पशील विलय के। तो हम क्या कह सकते हैं कि विलयन की ये सतह है, यहाँ पर वाष्पित होने वाले कणों की संख्या घट गई, और वाष्पित होने वाले कणों की संख्या घट गई तो इसका मतलब वाष्प भी क्या बनेगी, कम ही बनेगी, और वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने वाष्प दाब में अवनमन का कारण देख लिया। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंगे राउल्ट का नियम। अब हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। इसको राउल का नियम भी बोलते हैं, राउले का नियम भी बोलते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या होगी हमारी हेडिंग, राउल्ट का नियम, या राउल नियम भी इसको बोलते हैं। राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ। देखो हम यहाँ पर दो प्रकार के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो मैं ले रहा हूँ फर्स्ट, पहला मैं ले रहा हूँ वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। पहले हमने कौन सा लिया है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको पहले से ही समझ लेनी है कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विलयन के दोनों घटक वाष्पशील हैं, दोनों घटक हैं वाष्पशील हैं, अर्थात यह द्रव विलयन है, द्रव विलयन है। देखो द्रव विलयन का क्या मतलब हुआ, द्रव विलयन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर विलय भी क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव है। यानी दोनों घटक यहाँ पे क्या हैं, वाष्पशील हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो विलायक है, विलायक को हम ए मानेंगे, विलायक ए तथा विलय बी है, विलय बी है।
कोई दिक्कत नहीं है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। मैंने क्या बताया आपको कि विलयन के दोनों घटक वाष्पशील हैं, अर्थात यह द्रव द्रव विलयन है, यानी विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। विलायक को हमने ए माना है और विलय को हमने बी माना है। अब देखो, अब मैं इस विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिख रहा हूं। देखो क्या है, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार। अब देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी हम राउल्ट का नियम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न, देखो मोल भिन्न बोल दो या मोल अंश बोल दो, एक ही बात है। ये हमने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, मोल भिन्न या मोल अंश। तो उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब हम कह सकते हैं कि माना विलयन में ए व बी घटक उपस्थित हैं, ए व बी घटक उपस्थित हैं, यानी ए तो क्या है विलायक और बी क्या है विलय। तो हम कह सकते हैं कि विलायक तथा विलय के विलयन में आंशिक दाब क्रमशः देखो पहले क्या लिया है विलायक, तो क्या लिखूंगा पी ए व, फिर क्या है विलय, यानी विलायक को हमने ए माना है और विलय को बी, पी ए व पी बी हैं, तथा इनकी मोल भिन्न क्रमशः अक्ष ए व अक्ष बी हैं। तो राउल्ट के नियमानुसार हैं, तो राउल्ट के नियमानुसार। अब देखो हमने पहले राउल्ट का नियम लिखा, क्या लिखा हमने, क्या कहा कि वाष्पशील विलय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि विलयन में दो घटक उपस्थित हैं, ए व बी, अपन ऐसा कह सकते हैं कि ए विलायक है और बी विलय है। फिर हमने कहा विलायक तथा विलय के विलयन में आंशिक दाब क्रमशः पी ए व पी बी हैं, तथा इनकी मोल भिन्न क्रमशः अक्ष ए व अक्ष बी, क्योंकि हम मोल भिन्न को अक्ष के द्वारा व्यक्त करते हैं।
अब अक्स ए है, इसका मतलब ये है विलय की मोल भिन्न है, और अक्स बी है, ये विलय की मोल भिन्न है तो राउल्ट के नियमानुसार। अब देखो, अब हम राउल्ट का नियम लगाएंगे। क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूँ पी ए समानुपाती अक्स ए। देखो ये कहा है हमने कि प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती है। तो ये आंशिक दाब विलायक है और ये मोल भिन्न विलायक की है। तो पी ए समानुपाती अक्स ए। अब देखो, मैं इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊं तो यहाँ पर पी नोट ए आ जाएगा, पी नोट ए अक्स ए। अब देखो, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, समीकरण 1। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूँ पी बी समानुपाती अक्स बी, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा यहाँ पे पी नोट बी अक्स बी, और इसको मैं समीकरण 2 दे दूँ। अब देखो, पहले तो आप ये समझो कि ये पी नोट ए क्या है। पी नोट ए क्या है? हम कह सकते हैं शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। और पी नोट बी क्या है? क्या कह सकता हूँ? शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब। देखो, इस शुद्ध अवस्था का मतलब क्या है वो समझो आप। यानी विलय अलग है और विलायक अलग है, यानी विलयन बनने से पहले की स्थिति है शुद्ध अवस्था, उसको बोलते हैं। तो इसको हमने समीकरण 1 दिया, इसको हमने समीकरण 2 दिया। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। देखो, दोनों घटक क्या हैं? वाष्पशील हैं। इसका मतलब दोनों घटकों का क्या होगा? आंशिक दाब विलयन के कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा? विलयन का कुल वाष्प दाब यानी P बराबर पी ए प्लस पी बी। इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, और फिर मैं कह सकता हूँ समीकरण 1, 2 व 3 से। देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 में पी ए और पी बी के मान रखेंगे, ये रही। तो देखो हमारे पास क्या आएगा? P बराबर पी ए का मान क्या है? पी नोट ए अक्स ए, और प्लस पी बी का मान क्या है? पी नोट बी अक्स बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हमें पता है कि चूंकि अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1 होता है, यानी विलयन में सभी घटकों की मोल भिन्नों का योग इकाई होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अक्स ए का मान निकालूँ तो क्या आएगा? 1 माइनस अक्स बी, 1 माइनस अक्स बी, ये लो। और इस मान को मैं, इस अक्स ए के मान को मैं यहाँ रखूँगा। तो देखो क्या आएगा? P बराबर पी नोट ए। अब अक्स ए के स्थान पर मैं क्या रखूँगा? 1 माइनस अक्स बी और प्लस पी नोट बी अक्स बी। अब देखो सरल करूँगा इसको तो क्या आएगा? P बराबर पी नोट ए, फिर माइनस पी नोट ए अक्स बी, और फिर प्लस पी नोट बी अक्स बी। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्लस वाली राशि को पहले लाऊंगा और माइनस वाली राशि को बाद में लिखूंगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा? P बराबर, यहाँ तो क्या है? पी नोट ए है। अब प्लस वाली राशि को लिख रहा हूँ पहले, प्लस पी नोट
बी अक्स बी, और अब माइनस वाली को यानी माइनस पी नोट ए और अक्स बी। अब देखो इसमें भी अक्स बी है और इसमें भी अक्स बी है, यानी मैं लिख सकता हूँ P बराबर, यहाँ तो क्या है P नोट ए, फिर प्लस अक्स बी को मैं कॉमन ले लूँ, ये लो, तो यहाँ तो क्या बच गया P नोट बी, और यहाँ क्या बच गया माइनस P नोट ए। तो हमारे पास ओवरऑल ये समीकरण आ गई। क्या आ गई? P बराबर P नोट ए प्लस अक्स बी, फिर कोष्टक में P नोट बी माइनस P नोट ए। अब देखो मैं इसको समीकरण 4 कह दूं, क्या कह दूं 4। क्या कह सकता हूं कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब घटक की मोल भिन्न से संबंधित होता है, घटक की मोल भिन्न से संबंधित होता है। ये देखो अक्स बी क्या है, ये घटक की मोल भिन्न तो है, अरे विलय की मोल भिन्न है अक्स बी। तो देखो ये हमने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम देख लिया। अब देखो अब हम घटकों के जो वाष्प दाब हैं उनके मध्य और जो घटकों की मोल भिन्न है उनके मध्य हम एक आरेख देखते हैं। तो अब हम आरेख बनाएंगे। देखो आरेख सीधी रेखा में प्राप्त होगा, आरेख सीधी रेखा में प्राप्त होगा। किस किस के मध्य खींचेंगे आरेख? घटकों के वाष्प दाब और घटकों की मोल भिन्नों के मध्य। तो इस आरेख को भी आप ध्यान में रखोगे। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि यदि घटकों के वाष्प दाब तथा घटकों की मोल भिन्नों के मध्य आरेख खींचा जाए तो आरेख सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। देखो आरेख क्या है, आरेख को आप ध्यान से देखेंगे, इधर तो है वाष्प दाब, वाष्प दाब, इधर भी क्या है वाष्प दाब, और इधर रहेगी हमारी मोल भिन्न। क्या रहेगी? मोल भिन्न। अब देखो यहाँ पर तो है अक्स ए बराबर 1 और अक्स बी बराबर 0, और यहाँ पे अक्स ए 0 हो जाएगी और अक्स बी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। इधर तो वाष्प दाब, इधर मोल भिन्न, यहाँ पे अक्स ए 1 है, अक्स बी 0 है, और यहाँ पे अक्स ए 0 है और अक्स बी 1 है। अब देखो यहाँ पर ले रहा हूँ मैं P नोट B और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं P नोट A। तो देखो एक तो आरेख आएगा ये सीधी रेखा का आरेख, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा P बराबर, क्या हो जाएगा P बराबर PA प्लस PB, और ये क्या हो गया, ये हो गया PA बराबर P नोट A अक्स A, और अगर इसकी बात करूं तो ये हो गया PB बराबर PB नोट अक्स B। ये हमारा आरेख हो गया। तो इस आरेख को भी आप ध्यान में रखोगे, कोई हार्ड आरेख नहीं है, एकदम इजी आरेख है। तो हमने वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम देख लिया। अब हम लेंगे अवाष्पशील, क्या लेंगे? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम देखते हैं।
तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अवाष्पशील, अवाष्पशील। हमारी दूसरी हेडिंग है अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विलय है, विलय अवाष्पशील ठोस पदार्थ है, अवाष्पशील ठोस पदार्थ है तथा विलायक, विलायक वाष्पशील द्रव्य है, विलायक वाष्पशील द्रव्य है। देखो हम कह सकते हैं कि जो अवाष्पशील विलय है वो ठोस पदार्थ है और जो विलायक है वो क्या है, वाष्पशील। यानी सीधी सी बात यही है कि विलय यहाँ पे क्या है, अवाष्पशील, विलायक यहाँ पे क्या है, वाष्पशील। और अभी हमने क्या कहा कि विलायक तो क्या है, ए, क्या कह सकते हैं, विलायक ए है तथा विलय बी है। अब देखो इसका मतलब हम अगर अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के कुल वाष्प दाब की बात करें तो कुल वाष्प दाब केवल वाष्पशील घटक के आंशिक दाब के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो विलय है वो तो क्या है, अवाष्पशील है। इसका मतलब इसका तो कोई वाष्प दाब होगा ही नहीं। तो अगर हम इसके लिए राउल्ट का नियम लिखें तो अपन कैसे लिखेंगे, देखो हम कह सकते हैं अतः राउल्ट के नियमानुसार, अतः राउल्ट के नियमानुसार क्या कह सकते हैं, राउल्ट के नियमानुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब केवल वाष्पशील घटक के आंशिक दाब के बराबर होता है, आंशिक दाब के बराबर होता है। देखो यहाँ पर अपन ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर वाष्पशील घटक कौन सा है, द्रव्य है। तो अपन इस राउल के नियम को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब केवल विलायक के आंशिक दाब के बराबर होता है। या ऐसे कह सकते हैं अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का कुल वाष्प दाब केवल वाष्पशील घटक के आंशिक दाब के बराबर होता है। यानी ओवरऑल अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि PA समानुपाती अक्स A, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर हमारा जो A है वो विलायक है
यानी विलय का आंशिक दाब विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो पी ए समानुपाती अक्स ए, और समानुपाती के चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, पी ए नोट अक्स ए। कोई दिक्कत नहीं उनसे यहाँ पे। ये लो, इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। अब क्या लिखूं, अतः विलयन का कुल वाष्प दाब P बराबर क्या लिख दूं, पी ए। अरे भाई विलयन का कुल वाष्प दाब पी ए के बराबर तो होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर विलय तो क्या है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलय का यहाँ पर कोई वाष्प दाब नहीं है। तो P बराबर पी ए, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं और कह दूं अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो क्या कह सकता हूँ मैं कह सकता हूँ P बराबर पी ए का मान हो रहा क्या है, P नोट ए अक्स ए। अब देखो वही बात कौन सी, चूंकि हमें पता है अक्स ए प्लस अक्स बी बराबर 1, और अगर मैं अक्स ए बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस अक्स बी, 1 माइनस अक्स बी। ठीक है, इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, इसको मैं समीकरण 4 दे दूं और लिख दूं यहाँ पे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, यानी जहाँ अक्स ए है वहाँ मैं ये मान रखूँगा, बात सीधी सी है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, P बराबर P नोट ए, अब अक्स ए के स्थान पर मैं क्या रखूँगा, 1 माइनस अक्स बी। अगर मैं इसको सरल करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास आएगा P नोट ए माइनस P नोट ए अक्स बी। अब देखो ये माइनस का इसको मैं उधर ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का, यानी इसको मैं उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये P ए नोट अक्स बी बराबर P नोट ए, और ये प्लस का तो माइनस का। तो एक तो हमारे पास समीकरण आ गई ये, इसको मैं समीकरण 5 दे दूं, समीकरण 5, और एक मैं लिख सकता हूं अक्स बी बराबर P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए। एक मेरे पास आ गई समीकरण 6। अब देखो आप इन दोनों समीकरणों को आप देखो, यानी ये जो P नोट ए माइनस P है ये तो है वाष्प दाब में अवनमन, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ, यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं यहाँ P नोट ए माइनस P वाष्प दाब में अवनमन है। देखो पहली बात तो ये, और इस समीकरण 6 से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है यहाँ P नोट ए माइनस P अपॉन P नोट ए, ये क्या है, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है। अब देखो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, ये किसके बराबर है, विलय की मोल भिन्न। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं, यानी हम समीकरण 6 से कह सकते हैं कि किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है।
तो देखो ये हमने राउल्ट का नियम देख लिया है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी। अगला जो हमारा पार्ट है रहेगा पार्ट नंबर 6, उसमें अपन पढ़ेंगे आदर्श व अनादर्श विलयन। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।